हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पे लेके आए अध्याय 1 से 4 तक 20 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। जी हाँ, ये अगर आप लोग बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार कर लेंगे तो इस बात की गारंटी मेरी है कि आपकी बोर्ड में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस आएगा। जी हाँ, पूरे पूरे बहुविकल्पी जितना भी आपको करा रहे हैं, तिलक उत्तर, द्विउत्तर, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, सारे प्रश्नों को एक एक करके कवर कीजिए। सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं। 4 अप्रैल को अपनी ताकत झोंक देना है कि हाँ, मैं भी 70 में 70 स्कोर करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 70 में 70 स्कोर करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग को इसी जोश के साथ आपको पढ़ाई करनी है। जो आपके अंदर अभी है जुनून, यही जुनून आपको बोर्ड में होना चाहिए, 4 अप्रैल को होना चाहिए। जब आप एग्जाम में बैठे तो आपके अंदर इसी जोश के साथ पेपर को देना है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। बायोलॉजी का पेपर मैं पूरा पूरा करवा दूंगा, एक एक प्रश्न आपको करवाएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है। जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसमें आपका पुंकेसर क्या होता है? मादा जननांग, नर जननांग, मादा नर जननांग दोनों, या फिर इनमें से सभी। तो आवृतबीजी पौधों में जो पुंकेसर होता है आपका, वह होता है आपका नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग होता है। काफी आईएमपी वाला प्रश्न है और हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, केवल उन्हीं प्रश्नों को ही डिस्कशन करेंगे। उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, अगर उन प्रश्नों को पढ़ के जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा नंबर जरूर से जरूर करके आएंगे, ठीक है ना, जरूर से जरूर करके आएंगे। लेकिन आपको उसी जुनून के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी जिस जुनून से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, अभी आप एक बायोलॉजी का पास होने का ट्रिक हम बना देंगे, ताकि आपका कमेंट था कि सर आखिरकार हम बायोलॉजी में कैसे पास करें, ये ट्रिक क्या है, हम उसको आपको बताएंगे पूरा पूरा, ठीक है ना। एक दिन में आप लोग बायोलॉजी पास करेंगे। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं जो उपस्थित होती हैं, कहाँ पर उपस्थित होती हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं? अंडद्वारी छोर पर, मध्य में, निभागी छोर पर, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं क्या होती हैं, कहाँ पर उपस्थित होती हैं? तो प्रतिमुखी कोशिकाएं अंडद्वारी छोर पर और मध्य में, निभागी छोर पर, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिमुखी कोशिकाएं जो उपस्थित होती हैं वह आपके निभागी छोर पर उपस्थित होती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं कहाँ पर उपस्थित होती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं आपके निभागीय छोर पर उपस्थित होती हैं। काफी आईएमपी वाला क्वेश्चन है मेरे लाडलो, जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा गया प्रश्न है और हर बार आता है, हर बार। ऐसा एक भी साल नहीं होगा जिस वर्ष यह आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न ना हो। इसीलिए कहते हैं हम उन प्रश्नों को ज़्यादा फोकस करेंगे जो कि आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जा रहे हैं, ताकि एक अच्छा सा और प्यारा नंबर आप स्कोर कर पाएँ अपने यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में। क्लियर है? चलिए, अगला है यहाँ पे क्या है? बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? तो बीजांड का वह स्थान जहाँ पर बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? नाभिका यानी कि हाइलम, निभाग यानी कि चला जा, माइक्रोफाइल या फिर केंद्रक। तो बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हम लोग नाभिका कहते हैं, यानी कि हाइलम कहा जाता है। क्या कहते हैं? हाइलम, नाभिका कहा जाता है। काफी आईएमपी वाले प्रश्न है लाडलो, आप तैयार कर लीजिए इन प्रश्नों को। अगला यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या है? सेल्विया में परागण होता है। जो सेल्विया होता है उसमें परागण होता है। तो सेल्विया में परागण किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है, जल द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सेल्विया में परागण किसके द्वारा होता है? तो जो सेल्विया होता है इसमें परागण होता है यह आपका कीटों के द्वारा होता है। तो सेल्विया में परागण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा परागण सेल्विया में होता है। अगला है यहाँ पे, पुष्पी पादपों का कौन सा भाग अगुणित यानी कि यन होता है? पुष्पी पादपों का कौन सा भाग अगुणित, यन, द्विगुणित में 2n हो जाए, याद रखना।
अगर वहां पे दिया है द्विगुणित, क्या दिया है द्विगुणित, तो वहां पे आपका 2n मेंशन रहेगा। अगुणित है तो यहाँ पे n मेंशन रहेगा। पत्ती है, जड़ है, नर युग्मक है या फिर युग्मनज है, तो पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित यानी n होगा, वह होगा आपका नर युग्मक। जो n नर युग्मक होगा यह पुष्पी पादप का एक ऐसा भाग है जो कि क्या होगा आपके अगुणित होगा, यानी कि बोले तो n होगा। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है, ब्लास्टूला, मोरूला, गैस्टूला या न्यूरूला अवस्था। तो स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है, तो वो आपका ब्लास्टूला अवस्था में होता है। स्त्री में अंतरोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है, तो आप याद रखना कि भ्रूण जो होता है वो आपके ब्लास्टूला अवस्था में होता है। और यह बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार करना है और आपको बता देना है कि हाँ हम भी सर अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा में कोई भी नहीं रोक सकता हमें अच्छा नंबर ले आने से। आपको बता देना है सभी को कि हम भी कर सकते हैं, हम भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। किसी का कोई जोर नहीं हम पे, हमें करने से कोई रोक नहीं सकता टॉप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं। किसमें जो प्यारे बच्चों 23 गुणसूत्र होते हैं, किसमें आपके 23 गुणसूत्र होते हैं, युग्मन में, द्वितीयक उसासाइड में, उगोनिया में, स्पर्मेटोनिया में। तो किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, तो आपके होते हैं द्वितीयक उसासाइड में आपके 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक उसासाइड में कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं। चलिए तो आप याद रखना कि किसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, तो जो द्वितीयक उसासाइड होता है इसमें कुल 23 गुणसूत्र होते हैं। अगला है आपका प्रश्न, एंड्रोजन स्रावित होता है। एंड्रोजन स्रावित होता है किसके द्वारा, आपके एंड्रोजन स्रावित होते हैं, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन स्रावित होते हैं, या फिर सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन स्रावित होते हैं, स्पर्मेटिड्स द्वारा एंड्रोजन स्रावित होते हैं, या फिर इनमें से सभी। तो एंड्रोजन स्रावित किसमें होते हैं, आपके एंड्रोजन स्रावित किसमें होते हैं, तो जो आपके एंड्रोजन स्रावित होते हैं वो होते हैं आपके लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा आपके एंड्रोजन स्रावित होते हैं। काफ़ी आईएमपी वाले मैं प्रश्नों को यहाँ पे इसलिए डिस्कशन करा रहा हूँ ताकि आपका हर एक नंबर कोई आपसे छीन ना सके। यदि आप में जो टारगेट है कंप्लीट करने का वो टारगेट कंप्लीट हो और आप 70 में 70 आराम से स्कोर पर कर पाएँ अपने यूपी बोर्ड परीक्षा में। जी हाँ, सबको बता देना है कि देख लीजिए हम भी लेके आएंगे यूपी बोर्ड में 70 में 70, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे 9वां प्रश्न है ऑब्जेक्टिव में क्या है, निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मीजोडर्मन स्तर से हुआ है। निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मीजोडर्मन स्तर से हुआ है, मस्तिष्क, फेफड़ा, रुधिर या फिर यकृत। तो निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मीजोडर्मन स्तर से हुआ है, वो है आपका किसका हुआ है, मस्तिष्क का हुआ है। किसका हुआ है, मस्तिष्क का हुआ है। निम्नलिखित में से किसका उद्भव भ्रूणी मीजोडर्मल स्तर से हुआ है, मस्तिष्क का जो उद्भव हुआ है यह आपके मीजोडर्मल स्तर से हुआ है। अगला प्रश्न है, आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है। आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, FSH, LH, FSH, LH व एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। तो आवर्त चक्र को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन्स है वह आपका है LH। LH क्या है आपका, यह एक ऐसा हार्मोन्स है जो कि आवर्त चक्र को आपके पीरियड को क्या करता है आपका नियंत्रित करता है। क्या करता है, नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एड्स रोग का कारक होता है, जो एड्स रोग होता है HIV, एड्स रोग यानी बोले तो HIV का कारक क्या होता है। एड्स रोग यानी बोले तो HIV का कारक क्या होता है, विषाणु होता है, जीवाणु होता है, या फिर आप कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कवक होता है या फिर परमाणु होता है। तो एड्स रोग का कारक क्या होता है, तो जो एड्स रोग का कारक होता है वह आपका होता है विषाणु। विषाणु क्या होता है आपके एड्स रोग का कारक होता है। एड्स मतलब HIV का कारक कौन सा होता है, तो आपको सीधा बता देना है कि सर एड्स रोग का जो कारक होता है वह आपका विषाणु होता है। अगला प्रश्न है, पुरुषों से क्या संबंधित होता है। पुरुषों से क्या संबंधित होता है, तो पुरुष से संबंधित क्या होता है आपका उसको आपको बताना है।
तो पुरुषों संबंधित क्या होता है, वैक्सेक्टॉमी, गोलिया होता है या फिर ट्यूबेक्टॉमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषों से क्या संबंधित होता है, तो पुरुषों से संबंधित होता है वैक्सेक्टॉमी। पुरुषों संबंधित क्या होता है आपका, वैक्सेक्टोटॉमी होता है। यह आपके पुरुषों से संबंधित होता है। पुरुषों से संबंधित क्या होता है, वैक्सेक्टॉमी जो है पुरुषों से संबंधित होता है। पुरुषों संबंधित क्या होता है, वैक्सेक्टॉमी होता है। वैक्सेक्टॉमी क्या होता है, जो कि आपके पुरुषों से संबंधित होता है। ट्यूबेक्टॉमी किससे होता है, महिलाओं संबंध। बार बार इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि किसी न किसी सेट में ये प्रश्न जरूर फंसेगा। आप खुद देख लीजिएगा और आप आके कमेंट करेंगे कि जी सर ये हमारे पेपर में आया हुआ प्रश्न था, आप बताए थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ यार, चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्यार भरा अपना ये सब्सक्राइबर एसकेएम स्टडी को प्लीज़ दीजिए अपना टाइम, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, सिफिलिस रोग का कारक जनक का नाम क्या है, निसेरिया गोनेरी, ट्राइकोमोनास, बैसिलस या फिर ट्रोपोनेमा पैलिडम। तो सिफिलिस रोग का कारक का जो जनक का नाम है वह है आपका ट्रोपोनेमा पैलिडम जो होता है, यह सिफिलिस रोग का कारक जनक का नाम है। अगला चौथा प्रश्न है, जनन क्षमता को सीमित रखने की अस्थायी विधियां कौन कौन सी है, कंडोम का प्रयोग, रासायनिक औषधियां, आत्मसंयम या फिर स्त्री व पुरुष का बंध्याकरण। तो जो वैक्सेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी होता है यह इसी का है। तो जनन क्षमता को सीमित रखने की जो अस्थायी विधि होती है वह होती है आपकी स्त्री तथा पुरुष का बंध्याकरण कर दीजिए। वो जनन क्षमता को एकदम बंद ही कर देगा, खत्म कर देगा, बर्बाद कर डालेगा, कभी मन नहीं करेंगे दोबारा वो बच्चा पैदा करने के लिए। ठीक है, अगला है यहाँ पे प्रश्न, मनुष्य में वर्णांधता का जीन स्थित होता है। जो मनुष्य होते हैं उसमें वर्णांधता का जीन्स कहाँ पर स्थित होता है, तो मनुष्यों में जो वर्णांधता का जीन स्थित होता है वाई क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर या फिर दोनों क्रोमोसोम पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य में वर्णांधता का जो जीन स्थित होता है वह आपका एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है। किस पे होता है, एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होता है। एक्स क्रोमोसोम पर क्या स्थित होता है, तो एक्स क्रोमोसोम पर आपका वर्णांधता का जीन स्थित होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, मनुष्य में लड़का पैदा होता है जब मनुष्य में लड़का कब पैदा होता है, जब माँ का पोषण गर्भावस्था में अधिक पौष्टिक हो, पिता माँ से अधिक शक्तिशाली हो, या फिर बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो, या फिर बच्चे में एक्स एक्स गुणसूत्र हो। तो जब बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र होगा तभी मनुष्य में लड़का पैदा होगा। याद रखिएगा, काफी आईएमपी वाले प्रश्न हैं, और आईएमपी वाले प्रश्न इसलिए हम आपको डिस्कशन करा रहे हैं ताकि आप अच्छे से नंबर स्कोर कर पाए। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है आपका, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई क्या है, गुणसूत्र है, जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप है, लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप है, या फिर जीन है। तो वंशागति की इकाई जो होती है वो आपकी जीन होती है। याद रखना, वंशागति की इकाई का नाम आपको पूछा जाए तो सीधा आपको मेंशन करना है कि सर वंशागति की जो इकाई है वह आपका है जीन है। जीन क्या है, वंशागति की इकाई है। वंशागति की इकाई क्या है, जीन होता है। काफी आईएमपी वाले प्रश्न है। मैं आईएमपी वाले प्रश्नों को इसलिए डिस्कशन कर रहा हूं ताकि आपके बोर्ड में आएगा। देख लीजिएगा, जो आपसे वादा कर रहा है एसकेएम स्टडी ना, जो बच्चे तैयार किए हैं, जो बच्चे तैयार किए गए हैं, पढ़ाई किए हैं एसकेएम स्टडी वीडियो को देख कर, वो देख लीजिएगा 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अच्छा नंबर स्कोर करके आएंगे। अगला प्रश्न 18वां, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किया था किसने, डार्विन ने, लैमार्क ने, डिवरीज ने या फिर मेंडल ने। तो प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किए थे मेंडल जी ने किया था। मेंडल जी ने क्या किया था, प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, एक्स संलग्न जींस पाई जाती किसमें पाई जाती है, वाई गुणसूत्र के विषमजात भागों में, एक्स गुणसूत्र के विषमजात भागों में, एक्स वाई गुणसूत्र के समजात भागों में, संयुक्त गुणसूत्र में। तो एक्स संलग्न जो जींस पाई जाती है वो ऑप्शन नंबर डी यानी संयुक्त गुणसूत्रों में पाई जाती है। अगला और यहाँ पे लास्ट में बहुविकल्पी आपके सामने रख रहा हूँ, ओ वाले और रुधिर वाले व्यक्तियों में होता है। ओ वाले और रुधिर व्यक्तियों में क्या होता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए तथा बी, कोई एंटीजन नहीं। तो ओ रुधिर वाले व्यक्तियों में कोई एंटीजन नहीं होता। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। जितने भी आपको मैं वीडियो दे रहा हूँ केवल आप इन को पढ़ के चले जाइएगा। देख लीजिएगा, बोर्ड में आपको अच्छा नंबर लाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी मेरी है। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।